तो बिहार विधानमंडल के सत्र का आज अंतिम दिन है। 5 दिनों के सत्र का आज ये आखिरी दिन, जिसमें सदन के अंदर और बाहर आज भी हंगामे के आसार ही हैं। आज सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। आज की कार्यवाही के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा और आज इस सत्र का आखिरी दिन है। छोटा सत्र और इस सत्र के दौरान आज आखिरी दिन भी हंगामे के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के सत्र का ये अंतिम दिन और 5 दिनों के सत्र का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन पर भी आपको बताते चले हंगामे के ही आसार। अभी खाद के मामले में तो सदन के अंदर और बाहर अब तक 4 दिनों की कार्रवाई आपने देखी होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता हुआ नजर आया। आज आखिरी दिन है और आज किस तरह की तस्वीर रह सकती है, आज क्या कुछ किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लाइव इस वक्त जुड़ के हैं। अमित, चूंकि आज सत्र का ये अंतिम दिन है और आज क्या कोई जनता के लिहाज से काम करते हुए ये नजर आएंगे? क्या आज हो हंगामे से इतर कुछ और तस्वीर दिख सकती है? देखिए विवाह, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्र छोटा है और ये बात खुद विपक्ष मान रहा था कि सत्र जो है वो काफ़ी छोटा है। 4 दिनों का सत्र है। सत्ता पक्ष पे ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि सत्ता पक्ष जो है जानबूझ के जनता के सवालों से भागना चाहती है, इस कारण से सत्र को छोटा रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सत्र छोटा था तो विपक्ष को भी चाहिए था कि इस सत्र को में जो है जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठे और लगातार जो है हो हल्ला हंगामा जो है वो देखने को मिला। सदन के अंदर की तस्वीर की अगर हम बात करें या बाहर की तस्वीर की बात करें, दोनों ही जगहों पर जो है वो हंगामे नजर आए। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, वो भी उनके तरफ से भी हंगामे की तस्वीर सामने आई। जब मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ कल पुलिसकर्मियों ने उनकी वाहन को रोकने की कोशिश की तो सदन की जो कार्रवाई है वो 1.5 घंटे तक हंगामे की भेंट चढ़ गई और आज भी कमोवेश वैसी ही कुछ तस्वीर नजर आ सकती है। ये इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि सत्र का आज आखिरी दिन है। खाद का मामला हो या दूसरे जो मामले हैं, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इसको लेकर के लगातार विपक्ष हमला बढ़ रहा है, सरकार को घेरता नजर आया है। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मंत्री के साथ जो है बदसलूकी का मामला है। तो इसको लेकर के विपक्ष कल एकजुट था। विपक्ष ने साफ तौर पे कहा सदन के अंदर आवाज़ बुलंद करते हुए कि मंत्री को न्याय मिलना चाहिए, मंत्री भी अपने बात पर अडिग रहे। स्थिति ये हुई कि कल देर रात जो है मंत्री के आवास पे जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों पहुंचे। क्या कुछ बातें हुई ये मंत्री ने तो खुलकर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हाँ, मिलने की इच्छा जाहिर किए थे ये दोनों अधिकारी और उनके इस कारण से हमने मिला है। और आज जो है रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में क्या कुछ आएगी ये देखना सबसे अहम होगा। तो हम पहला सवाल यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं इनसे करते हैं। संजय सरावगी जी हैं। संजय सरावगी जी, अंत भला तो सब भला, आज सदन की आखिरी दिन है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाएगी, लेकिन क्या किसानों का भला होगा आज? निश्चित रूप से जो मामले सदन में आए हैं, एक एक मुद्दे पर सरकार सकारात्मक है। सरकार ने जवाब भी दिया है और आप खुद देख रहे हैं कोई ऐसा मामला अगर कोई सदस्य ने सरकार के खिलाफ भी उठाया है तो उस पर भी हमारी विधानसभा में एकदम खुले दिल से सरकार के खिलाफ भी जांच बैठी है और कोई भी मामला सरकार सकारात्मक है। लेकिन सर, आपकी खाली बोतल जो मिली उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, 24 घंटे में आनी थी। मंत्री के साथ जो बदसलूकी उसकी जांच आज रिपोर्ट आएगी। क्या हो रहा है ये सदन में? आप देख रहे हैं पूरे बिहार में कितने लोग जेल जा रहे हैं, शराब पीने वाले और पिलाने वाले भी। जो ला रहे हैं शराब वो भी जेल जा रहे हैं और जो पी रहे हैं वो भी जेल जा रहे हैं। अधिकारियों ने जो बदसलूकी की, पुलिसकर्मियों ने जो बदसलूकी की, मंत्री का कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी, जांच पूरी हो गई है? निश्चित रूप से अध्यक्ष जी देख रहे हैं मामले को, सरकार देख रही है। अगर किसी भी पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी, गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें किसानों को खाद मिलेगा? किसानों को जो सब्सिडी पे खाद मिलेगा? आप सब्सिडी पर ही किसानों को खाद मिलता है? मिल नहीं रहा है, लेकिन एकदम मिल रहा है। थोड़ी बहुत कमी थी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि डीएपी में मात्र 35% उपलब्धता अभी तक आई थी और कल से ही रैक जो है उन्होंने तिथिवार
किस जिले में किस तिथि को खाद जा रही है डीएपी, इतना क्लियर कट कभी जवाब नहीं आया। और कल उन्होंने बताया कि कौन सा रैक किस जिले में जा रहा है, उन्होंने तिथिवार बताया है। और उन्होंने जो है यह स्वीकार भी किया कि डीएपी जो है 35% जो है उपलब्ध है, लेकिन यूरिया की कोई कमी नहीं है, अन्य खादों की कोई कमी नहीं है। फिर किसान मारामारी क्यों कर रहे हैं? क्यों अमित नहीं, अमित आप हमारे उन्होंने साथ तो बने स्वीकार रहिए। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, मंत्री जीवेश मिश्रा की कल गाड़ी को रोका गया था, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर आज 11 बजे सदन की तरफ से जवाब भी रखा जाएगा। मंत्री जीवेश मिश्रा मामले में आज फैसले आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। 11 बजे का वक्त जब विधानसभा अध्यक्ष इसे लेकर फैसला ले सकते हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले ये मामला जो है वो उठेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष की टेबल पर जांच रिपोर्ट जो है वो होगी और इस रिपोर्ट के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, घटना की रिपोर्ट डीजीपी की तरफ से जो है वो रखी जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि कल रात को ही डीएम ने जाकर मुलाकात की, एसएसपी ने मुलाकात की है मंत्री जीवेश मिश्रा से। और आज 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये मामला जो है वो उठेगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। अमित, मंत्री जीवेश मिश्रा का मामला जिसे लेकर मंत्री ने साफ कर दिया था कि सरकार बड़ी या फिर पुलिस महकमे के लोग बड़े, ये तय करना होगा, और इस पर विपक्ष का भी साथ मिला था। आज ये विषय भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या रिपोर्ट डीजीपी की तरफ से रखी गई है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बात किया है, यहाँ पे संजय सरावगी जी हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं। और एक बार फिर से हम सवाल करते हैं इनसे। संजय सरावगी जी, कल जीवेश मिश्रा ने कहा कि सरकार बड़ी या अधिकारी बड़े, आज रिपोर्ट आ जाएगी, कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सरकार बड़ी है, अधिकारी बड़े नहीं है। 100% सरकार ही बड़ी है। लोकतंत्र में सरकार ही बड़ी होती है। और स्पीकर साहब ने कहा है, सरकार ने कहा है कि जिनकी भी संलिप्तता होगी इस मामले में, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मुकेश जी, कल जिस तरह से साथ दिया था आप लोगों ने, एक अलग तस्वीर नजर आई थी कि जब एक विधायक एक मंत्री के साथ जो घटना हुई उसको लेकर के आप लोगों ने आवाज बुलंद किया, क्या लगता है कार्रवाई किन पे होनी चाहिए? देखिए, मंत्री जी को न्याय मिलना चाहिए। बेचारे मंत्री जी किस तरीके से सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि जब मंत्री और विधायकों का मान और सम्मान नहीं रहेगा, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही जो है वो चरम पर है। ऑफिसर किसी का सुनते हैं क्या? और बिल्कुल देखना होगा कि आज क्या फैसला जो है मंत्री जीवेश मिश्रा के इस पूरे मसले पर सामने आता है। हालांकि कार्रवाई की शुरुआत से पहले ही ये फैसला जो है वो आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर ऑपरेशन कांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनडी साहू सहित 4 डॉक्टरों के खिलाफ ये एफआईआर की गई है, जिसमें 5 पारा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी प्राथमिकी शामिल है। ब्रह्मपुरा थाना में दर्ज कराई गई है ये प्राथमिकी, जिसमें एनडी साहू सहित 4 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर, साथ ही साथ 5 पारा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है जिनके ऊपर ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। पटना में सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। आज इन सभी मरीजों को पटना लाया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो सभी मरीज हैं उन्हें पटना लेकर जाया जाएगा, जहां पर इनका इलाज होगा। और ऑपरेशन कांड में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी जानना बेहद जरूरी है। 22 नवंबर जब 65 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन होता है, कैंप लगाया गया जहां पर इन 65 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद आंखों में इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है। 15 लोगों की आंखें इन्फेक्शन की वजह से अब तक निकाली जा चुकी हैं। एसकेएमसीएच में 11 लोगों की आंखें निकाली गई। वहीं आई हॉस्पिटल की बात करें तो आई हॉस्पिटल में 4 लोगों की आंखें निकाली गई। इन्फेक्शन के बाद 10 लोगों की हालत अब भी खराब बताई जा रही है। और इस पूरे मामले पर अब तक 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये 9 लोग कौन कौन से हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे दें, जिनमें 4 डॉक्टर, 5 पारामेडिकल स्टाफ शामिल हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कल पटना से जांच टीम पहुंची थी और जांच के बाद एसकेएमसीएच में मरीजों से बातचीत होती है
और अब IGIMS में शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद भी MBBS में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की शुरुआत नहीं हुई और ऐसे में छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आमतौर पर सितंबर में नए सत्र के MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फरवरी से क्लास शुरू हो सकते हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, छात्रों का ये कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस वजह से ये देरी हो रही है। नीट के रिजल्ट जारी हुए 1 माह से अधिक हो गए, लेकिन अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और उनको भविष्य की चिंता सता रही है। हमारे साथ चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन अब तक कॉलेज नहीं मिल सका है, ना ही नामांकन हुआ है, काउंसलिंग हुई है। क्या लग रहा है, ये रिजल्ट कब जारी हुआ है और कितनी परेशानी बढ़ गई आप? हर बार की तरह एक ना एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और इस बार फिर से EWS का 10% आरक्षण का मुद्दा और OBC का मुद्दा नीट PG में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और इसके लिए सरकार ने 4 हफ्तों का मांग किया गया है। 4 हफ्तों का मांग किया सरकार ने। ये सिस्टम की गलती के कारण हमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है। इससे हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो अफेक्ट होगा ही और साथ में हमारे अंदर थोड़ी सी एंजाइटी भी बढ़ रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ पे कितना जल्दी पढ़ाई होगा। तो बस यही सब काफ़ी दिक्कत हुई है, सरकार को समझना चाहिए। उम्मीद कर रहे थे कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है तो नवंबर दिसंबर के आसपास काउंसलिंग सब ख़त्म हो जानी चाहिए और हम लोग को सीट मिल जाना चाहिए। ऐसे मेरे इंजीनियरिंग में जो दोस्त है वो सबको दिसंबर शुरू से ही कॉलेज अडॉप्ट हो चुका है और वो ऑनलाइन अटेंड करना शुरू भी कर दिए हैं। होगा ये कि लास्ट ईयर भी नीट के एग्जामिनेशन में जिस तरीके से हम जानते हैं कि डिले हुआ था, रिजल्ट डिक्लेरेशन, फिर अलॉटमेंट, काउंसलिंग, सब कुछ बहुत लेट से शुरू हुआ। मगर हुआ क्या, एंड में उन्होंने कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया, फर्स्ट ईयर के पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ किया, एग्जामिनेशन को 6 महीने की जगह पे 3 महीने में, 4 महीने में लिया। उस तरीके से जब इनका फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम निकल चुका है, तो जब बच्चों की पढ़ाई लेट से शुरू होगी, लेट से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। बता रहे हैं, हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो निराश दिख रहे हैं, भविष्य की उनको चिंता सता रही है, लेकिन एक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। मुंगेर में कोरोना से युद्ध के लिए जिले के सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर PM केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट तो बना दिया गया, लेकिन अब तक पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं होने की वजह से मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। करीब 2 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया था। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ एक शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। कोविड के नए वेरिएंट को लेके जिला स्वास्थ्य महकमा भी काफ़ी सजग हो गया है। सजग होना अच्छी बात थी, लेकिन जिला में पहले का जो कोविड काल था, कोविड काल के समय में जिला में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने की बात हुई थी, जिसमें से एक ITC ने लगाया जो GNM हॉस्पिटल, GNM के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में है, तथा एक जो है सदर अस्पताल में PM केयर फंड की ओर से ये लगा हुआ ये ऑक्सीजन प्लांट है। इसको लगे काफ़ी दिन हो गया, प्लांट अब चालू भी हो गया है, लेकिन अभी तक इससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वार्डों में नहीं गई है। आप देख सकते हैं जो प्लांट है वो काम करने भी लगा है, ऑक्सीजन यहाँ बनने भी लगा, लेकिन ये ऑक्सीजनों का अभी यूज में नहीं लाया गया है, क्योंकि यहाँ के जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन को अभी वार्डों में नहीं दिया गया। जब तक कि ये पाइपलाइन वार्डों तक नहीं जाएगा, बेडों तक नहीं जाएगा, तब तक वहाँ के जो पेशेंट हैं उनको ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ये तो कहा जा सकता है ये केवल और केवल अभी हाथी का दांत बना हुआ है। हालांकि जो बातें आई है कि जल्द से जल्द ये भी पाइपलाइन की भी काम हो जाएगी। हालांकि अब जो कोविड के समय पुनः आने की जो बात कही जाती है, तो ऐसे में ये जो प्लांट है, प्लांट काफ़ी उपयोगफुल साबित होगा अगर समय से जो है यहाँ के वार्डों में जो है पाइपलाइन बिछा के इन प्लांटों से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, सदर अस्पताल। तो वहीं सिविल सर्जन की माने तो जल्द ही बचे हुए पाइपलाइन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। BMCIL कंपनी ऑक्सीजन प्लांट से सभी वार्डों के बेडों तक पाइपलाइन पहुंचाने का काम कर रही है। अस्पताल में
100 बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे 1000 लीटर पर मिनट का पीएसए प्लांट लगा है। वार्ड में ले जाने के लिए पाइपलाइन का काम BMSICL कर रहा है, जो इंडोर के अंदर चारों तरफ पाइपलाइन बिछा दिया गया है। अब वहाँ से जोड़कर यहाँ मैनीफोल्ड में जोड़ना है। ये काम बाकी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जहाँ तक न्यू वेरिएंट का बात है और कोरोना का इलाज का है, वो हम लोग GNM में करते हैं। वहाँ पर हमारा 2 PSA प्लांट लग गया है, वहाँ पाइपलाइन से जुट गया है, 100 बेड से जुटा हुआ है, वो एकदम तैयार है, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं है। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के मधकौल गांव में उत्क्रमित हाई स्कूल की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां पर 2.5 करोड़ की लागत से हाई स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन हाई स्कूल में ताला लगा रहता है। यानी जिस पर्पज से, जिस मकसद से इसे बनाया गया था, वो शिक्षण का काम यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ ना तो कोई शिक्षक आते हैं और ना ही कोई छात्र। शिक्षा विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से स्कूल का हाल ऐसा बना हुआ है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। बेलसंड प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की क्या तस्वीर है और क्या हालात है शिक्षा व्यवस्था की, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बेलसंड प्रखंड के मधकौल गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के लिए भवन का निर्माण कराया गया था और आप देख सकते हैं विशाल भूभाग इलाके में इस भवन का निर्माण किया गया और सरकार की भारी भरकम राशि इस पर खर्च की गई। लेकिन पिछले लंबे अरसे से यह जो सरकारी उच्च विद्यालय है वो कागजों पर संचालित हो रहा है। स्कूल में कोई शिक्षक नहीं आते हैं, स्कूल का ताला कभी नहीं खुलता है और पिछले लंबे अरसे से स्कूल कागज पर चल रहा है। और कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, यहाँ पर किस तरीके से जो शिक्षक है वो अपने घर बैठे सरकारी वेतन उठा रहे हैं और इस बड़े जो संसाधन है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि स्कूल के जो मुख्य द्वार है उस पर ताला लगा हुआ है, जबकि आज शैक्षणिक माहौल है, आज शैक्षणिक कार्य हो सकता है और लेकिन शैक्षणिक कार्य दिवस पर भी स्कूल में ताला लगा हुआ है। यहाँ कोई नहीं है, न बच्चे स्कूल आ रहे हैं, न शिक्षक स्कूल आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि जो स्कूल है पिछले लंबे अरसे से कागज पर संचालित हो रहा है और सरकार ने इस स्कूल के लिए भारी भरकम राशि खर्च की है। और यहाँ राशि खर्च करने के पीछे का उद्देश्य ये है सरकार का कि यहाँ बच्चे आ सके, शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ उठा सके और अपना भविष्य संवार सके। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं स्कूल की स्थिति क्या है। पूरी की पूरी स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई आता नहीं है, स्कूल में ताले लगे हुए हैं और पूरा जो व्यवस्था है वह भगवान भरोसे संचालित हो रहा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि सीतामढ़ी जिले में शैक्षणिक व्यवस्था का क्या हाल है। कई ऐसे स्कूल हैं जो पिछले लंबे अरसे से कागज पर चल रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। छपरा के जिला स्कूल के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी स्कूल से पढ़ाई की। छपरा के लोगों के लिए ये अपने आप में बेहद गौरव की बात है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो बापू ने इस स्कूल में पहुंचकर देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए ये अपने आप में विशेष क्षण हो जाता है जब राजेंद्र प्रसाद जैसे होनहार छात्र जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की हो और लोग इससे खुद अपने आप को अभिभूत महसूस करते हों। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी वो विद्यालय है जिला स्कूल। उस विद्यालय में आज हम खड़े हैं, चूँकि देख सकते हैं कि यही वो जिला स्कूल है जहाँ से राजेंद्र बाबू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की थी। और बताया जाता है कि यहीं से पढ़ाई करने के बाद वो कोलकाता गए और कहीं ना कहीं उनके कॉपी पर जब लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो कहीं ना कहीं पूरे छपरा के लोगों ने गर्व महसूस किया। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का गर्व महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार तिवारी। राजीव जी बताइए कि छपरा किस तरह से गौरवान्वित है जिला स्कूल को लेकर? जिला स्कूल को लेकर के गौरवान्वित है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पढ़ाई किए थे
और उससे भी पढ़ने के लिए तो सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, अभी भी स्टूडेंट आते हैं, लेकिन ख़ास ये है कि उनके एग्ज़ामिनेशन के दौर में उनके कॉपी पर लिखा गया कि एग्जामिनर इज़ द बेटर देन एग्जामिनर। तो ये पूरे छपरा के लिए, सारण के लिए और बिहार के लिए और सभी छात्रों के लिए गौरव का विषय है कि उन किसी छात्र के कॉपी पर इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। बहुत अच्छा महसूस हम लोग करते हैं, क्योंकि उनका बहुत गौरव, बहुत बढ़िया उनका अति था, आज भी बढ़िया भी चल रहा है। ये सारण के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिले में देश के प्रथम राष्ट्रपति अपना पढ़ाई किए हों और यहाँ पे उनकी कुछ स्मृतियाँ न सजो के रखी गई है। और इन्फिनिटी फोरम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं। Uploaded on the GST portal every month. More than 12 billion US dollars worth payment is done through the GST portal alone every month. Despite the pandemic, about 1.5 million railway tickets get booked online every day. Last year, FASTag process 1.3 billion seamless transactions. PM Swanidhi is enabling access to credit for small vendors across the country. E-Rupee has enabled targeted delivery for specific services without leakages. I can go on and on, but these are just a few examples of the scale and scope of fintech in India. Friends, financial inclusion is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on 4 pillars: income, investments, इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इन्फिनिटी फोरम का ये पहला आयोजन है जिसमें 70 देश इस वक्त शामिल हो रहे हैं। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस बैठक को, इस फोरम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे आप इस वक्त सुन रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।